देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग गौड़ साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गौड़ साम्राज्य क्या है और किस तरीके से इस साम्राज्य जो है गौड़ साम्राज्य का प्रभाव भारत पर किस तरीके से पड़ा। गौड़ साम्राज्य में एक वंश नाम आता है शमशवानी वंश। शमशवानी वंश गौड़ साम्राज्य का महत्वपूर्ण वंश शमशवानी वंश। भारत के मैप पहले समझते हैं। ये देखिए, ये भारत हुआ और ये भारत के जो यहाँ पे इस क्षेत्र में पाकिस्तान और इस क्षेत्र में पाकिस्तान के इस क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान की छोटी सीमा भारत से लगती है। ये जो अफगानिस्तान है, ये वाला अफगानिस्तान में ही कौन वंश? गजनी साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? गजनी साम्राज्य था। और इसी गजनी साम्राज्य में एक छोटा सा भूभाग था, उसका नाम था गौर प्रदेश। ठीक है, गजनी साम्राज्य के अंतर्गत ही आने वाला प्रदेश था गौर। ठीक है, और इस गौर में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक बना उभरा, वो शमशवानी वंश का था। अब शमशवानी वंश जो है, शमशवानी वंश के परिचय यही है कि इसका जो संस्थापक था शमशवानी वंश का, वो कुतुबुद्दीन हसन। शमशवानी वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन हसन। कौन थे? कुतुबुद्दीन हसन थे शमशवानी वंश के संस्थापक। और इसी वंश का जो एक महत्वपूर्ण शासक बन के आता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। यहाँ से देखिए जाए कि मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना चाहता था। उसके पीछे रीजन ये था कि मोहम्मद गौरी क्या चाहता था कि भारत की जो सतह है, भारत की सतह पे हम काबिज हो जाए, भारत की सतह पर इस्लाम काबिज हो जाए, इस्लामिक राज्य की स्थापना करना चाहता था मोहम्मद गौरी। अब जो मोहम्मद गौरी था किस प्रदेश का था? इस प्रदेश का था, अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य का एक भाग था गौर, इसका था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य इसका अगर देखा जाए, मोटिव था आक्रमण करने का, तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना चाहता था मुस्लिम राज्य की। अब भारत के उस वक्त जो राजनीतिक स्थितियां थी, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उस चीज को थोड़ा सा समझा जाए। जब मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का शासक, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक, वो अफगानिस्तान से निकल के भारत में आकर मुस्लिम सत्ता की जब स्थापना करना चाहता था, उस वक्त भारत की स्थितियां देखा जाए। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया, और यहाँ पे क्या है? दिल्ली। राजस्थान के अजमेर वाला क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र है? अजमेर वाले क्षेत्र में क्या था? चौहान वंश शासन कर रहा था, और पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा थे। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान राजा थे यहाँ के। और यहाँ पे दिल्ली में इनकी जो पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल था, और उस नाना के कोई पुत्र नहीं था, तो इस वजह से ननिहाल में इनको ये एक तरीके से कहिए कि दहेज में इनको ये साम्राज्य भी देखना पड़ा। मतलब अजमेर और दिल्ली का जो क्षेत्र है, ये दिल्ली का जो क्षेत्र है, इस पे चौहान वंश शासन कर रहा था। उस वक्त कौन सा वंश शासन कर रहा था? कब की ये स्थिति है? जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना चाहता था उस वक्त। यहाँ पे गुजरात में एक वंश था चालुक्य वंश। गुजरात में चालुक्य वंश था। यहाँ पे मूल
मूलराज नाम के शासक जो थे, या भीमराज द्वितीय ये शासन कर रहे थे। भीमराज द्वितीय अपनी ये कम उम्र में, ये इनकी जो पिता थे, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से कम उम्र में ये राजा बने थे। इनके राजकाज और शासन में संभालने में इनकी माता नाइक देवी का बहुत बड़ा योगदान था। नाइक देवी इनके प्रशासन में सहायता कर रही थी। तो गुजरात में एक चालुक्य वंश हम लोग पढ़े हैं, उस वक्त गुजरात में चालुक्य वंश, और यहाँ पे अजमेर और दिल्ली वाला क्षेत्र में कौन, चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान राजा यहाँ पे मूलराज राजा है। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का कनौज वाला एरिया है, कनौज का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे गढ़वाल वंश का शासन था। गढ़वाल वंश का शासक था कनौज में। यहाँ पे जयचंद राजा हुआ करते थे। उस वक्त तत्कालीन जो स्थिति थी, जयचंद थे, यहाँ पे चालुक्य वंश था मूलराज, और यहाँ पे चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान। चूंकि जो मोहम्मद गौरी है भारत पर आक्रमण करना चाहता है, तो उसने भारत के यहाँ इस वाला जो क्षेत्र है, पंजाब में एक क्षेत्र है मुल्तान, पाकिस्तान और पंजाब वाला एरिया में अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण किया, किस पे, मुल्तान पे। प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ, मुल्तान पे आक्रमण हुआ 1175 ईस्वी में। और इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी की जो थी जीत हुई। इस आक्रमण में यहाँ पे मुल्तान, यहाँ पे आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी द्वारा, और यहाँ पे जीत लिया। अब मोहम्मद गौरी के साथ समस्या ये थी कि मोहम्मद गौरी चाहता था कि हम कनौज में आके बैठ जाएं, उत्तर भारत के जो मिडिल वाला जो क्षेत्र है वहां पे आके बैठ जाए, यहाँ से शासन करने में हमको सहायता मिलेगी। तो इस वजह से उसका टारगेट था कनौज। अभी लेकिन यहाँ पे आने के लिए इधर के जो राज्य थे, इधर के जो शासन थे, इनको हरा के आना पड़ता। यहाँ पे बीच रास्ते से आने का जगह नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पे पहला आक्रमण हुआ 1175 में। दूसरा आक्रमण उसको जो निगेटिव पॉइंट, कमजोर पॉइंट मिला कि यहाँ पे एक बहुत छोटे उम्र का राजा शासन कर रहा था मूलराज। यहाँ पे 1178 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, 1178 ईस्वी में, ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश पर। लेकिन यहाँ पे मूलराज जो क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी के सोच के विपरीत यहाँ पे प्रभाव पड़ा। और वो सोचा था कि हम एक छोटे से राजा पे आक्रमण कर रहा है, यहाँ से हम आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नाइक देवी और मूलराज के कुशल प्रशासन और कुशल नेतृत्व में ये मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार गया। मोहम्मद गौरी यहाँ से नहीं निकल पाया, यहाँ से हार गया। 1178 ईस्वी में जो गुजरात पे आक्रमण हुआ था, गुजरात आक्रमण पर यहाँ पे हार गया था मोहम्मद गौरी, हार हुई थी 1178 ईस्वी में। अब यहाँ पे तो हार गया, अब क्या करे। अब मोहम्मद गौरी जो है, अब उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ से चौहान वंश था और यहाँ पे चालुक्य वंश था। तो यहाँ यही दो एरिया थे, यहाँ पे नीचे समुद्र ही है, यही दो एरिया थे जहाँ से उसको आक्रमण थे। यहाँ पे तो हार ही गया, अब बचा एक ही रास्ता, ये चौहान वंश पे आक्रमण करना। उसकी मजबूरी रही, शुरुआत में नहीं चाहता था कि चौहान वंश पे आक्रमण करे। चौहान वंश चूंकि बड़ा क्षेत्र था, बड़ा राज्य था, समृद्ध राज्य था, और पृथ्वीराज चौहान जैसे राजा वहाँ पे शासन कर रहे थे। इस वजह से अब उसके पास मजबूरी थी, कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से उसने 1191 ईस्वी में, समय आता है 1191, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है इस चौहान वंश पे आक्रमण कर देता है। क्या करता है 1191 ईस्वी में, किस पे, चौहान वंश पे आक्रमण, चौहान वंश पर आक्रमण करता है। और चौहान वंश पे जो आक्रमण होता है, तराइन के मैदान में ये युद्ध होता है, तराइन का मैदान, जिससे इस मैदान के में युद्ध होने के कारण इसे तराइन का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी यहाँ पे आक्रमण करता है
और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है तराइन के प्रथम युद्ध में। यहाँ पे क्या हो जाता है? हार जाता है। नेक्स्ट, अब हार जाने के पीछे वो क्या होता है कि उस युद्ध में मोहम्मद गौरी निहत्थे पड़ा हुआ होता है मैदान में, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज चौहान ने उसका वध नहीं किया। रीजन ये था कि पृथ्वीराज चौहान अपनी आइडियोलॉजी पे जी रहे थे। वो सोच रहे थे कि निहत्थे शत्रु पे वार नहीं किया जाता है, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। लेकिन और मतलब बहुत आसानी से उसकी हार हुई थी 1111 तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी जान बचा के वहां से भागा। अगले साल 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण करता है। लेकिन एक साल ये क्या किया, एक साल चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान के जो राजा थे, पृथ्वीराज जो चौहान थे, चौहान वंश के जो राजा थे, ये मतलब इनका जो ये अपने राजकाज में, अपने आनंद में अपना समय कटाए। लेकिन एक वर्ष जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी अपने प्रदेश में जाकर कड़ा प्रशिक्षण लिया, युद्ध का अभ्यास किया साल भर। और उस युद्ध के अभ्यास के दौरान उसको दो सेनापति से भेंट हुई। कौन कौन? एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा बख्तियार खिलजी। दो सेनापति से भेंट हुआ, और उस सेनापति की मदद से 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, जहां पे जो मोहम्मद गौरी की जीत होती है। मोहम्मद गौरी क्या होता है? जीत, उसकी जीत होती है, और पृथ्वीराज चौहान जो होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। और मोहम्मद गौरी को क्यों जीतता है? इसको दूगो इसके सेनापति मिल गए थे। एक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा सेनापति बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये दो सेनापति मिले थे किसको? मोहम्मद गौरी को। इन दो सेनापति की मदद से खास करके बहुत ज्यादा योगदान था कुतुबुद्दीन ऐबक का इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने में। तो इन दोनों सेनापतियों की मदद से जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी जीत गया। जो चौहान वंश है, चौहान वंश का जो शासन है उसके हाथों में आ गया है, मतलब अजमेर और दिल्ली का एरिया उसके हाथ में आ गया 1192 ईस्वी में। और जब जीता तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना मोहम्मद गौरी के द्वारा मानी जाती है। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना इसने किया, मोहम्मद गौरी। अब तो इस क्षेत्र को जीत लिया। इसका लक्ष्य क्या था? यहां पे कनौज पे लक्ष्य था। अब कनौज पे लक्ष्य था तो क्या किया कि 1194 ईस्वी में, समय आता है 1194, 2 साल बाद, ईस्वी में मोहम्मद गौरी फिर आक्रमण करता है। किस पे? जयचंद पे। जयचंद पर आक्रमण, जयचंद पर आक्रमण करता है, और इस आक्रमण में जयचंद की हार होती है मोहम्मद गौरी से। चंदावर का युद्ध कहा जाता है, चंदावर का युद्ध, 1194 वाला युद्ध चंदावर का युद्ध कहलाता है। और इसमें जयचंद की हार होती है, और हार के बाद जो ये टोटल प्रदेश है, उत्तरी भारत एक तरीके से कहिए, टोटल उत्तरी भारत जो किसके अंतर्गत चला जाता है? ये टोटल जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के अंतर्गत चला जाता है। मोहम्मद गौरी इस क्षेत्र का राजा होता है। मोहम्मद गौरी क्या करता है कि इस विजित प्रदेश पर किसको दे देता है? विजित प्रदेश को चलाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को देके अपने प्रदेश चला जाता है। किसको? इस टोटल क्षेत्र पर कौन आ जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा दिया जाता है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी यहाँ पे बैठा देता है कि यहाँ के राजकाज तुम संभालो, अपने चल जाता है अपने प्रदेश में। तो प्रदेश में जाता है, तो अंतिम बार जो मोहम्मद गौरी होता है 1205 ईस्वी में भारत लौटता है। और भारत आता है तो उस क्रम में एक कहानी है कि उस क्रम में क्या होता है, उसके खक्कड़ जनजाति से युद्ध हो जाता है आने के क्रम में।
और खक्कर जनजाति के लोग जो वे इस वेट में उस रास्ते में बैठे रहते हैं कि फिर मोहम्मद गौरी लौट के आएगा अपने देश जाने के लिए। तो वही होता है 1205 ईस्वी में लौट के जब जा रहा होता है मोहम्मद गौरी यहाँ से, तो उस वक्त खक्कर जनजाति के लोग उसकी हत्या कर देते हैं 1205 ईस्वी में। मतलब ये 1205 ईस्वी का जो समय है, 1205 ईस्वी में हत्या हो जाती है किसकी? गौरी की हत्या। गौरी की हत्या हो जाती है। कौन करता है? खक्कर जनजाति के लोग करते हैं। खक्कर जनजाति, खक्कर जनजाति के लोग इसकी हत्या कर देते हैं मोहम्मद गौरी की। अब मोहम्मद गौरी की जब हत्या हो जाती है तब क्या होता है कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि 1205 ईस्वी में इसकी हत्या होती है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को सम्राट घोषित करता है और गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश कहते हैं या इसी वंश को दास वंश कहा जाता है, या यही वंश जो है इसी वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक वंश, ये तीनों वंश एक ही है। तीनों वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस वंश की 1206 में स्थापना कर दी जाती है। अब जो है हम लोग दास वंश जो है, दास वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो जो दास वंश होगा, दास वंश में हम लोग समझेंगे कि दास वंश में किस तरीके से शासन और प्रशासन संभाला गया, ये बात क्लियर है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने से, इस वीडियो को समझने से हम लोग जो आधुनिक भारत का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे कवर कर दिया गया है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ के, उसको बार बार देख कर, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो देख के उसको समझिए, समझ के उसको याद रखिए, बार बार देखिए, बार बार 1 से 2 बार आप देखिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। और इस चीज़ पे हमेशा देखिए, जो पढ़ाई होता है, पढ़ाई अभ्यास का चीज़ है। अभ्यास अगर आदमी रेगुलर करते रहता है तो जो चीज़ें आदमी पढ़ा रहता है वो हमेशा बना रहता है, दिमाग में आदमी अपडेट रहता है। अगर उस चीज़ को आदमी बहुत अच्छे ढंग से अगर समझ भी लिया जाए तो कुछ दिनों बाद अगर उसको पढ़ना छोड़ दिया जाएगा तो वो भूल जाएगा आदमी। तो इस वजह से जो चीज़ें पढ़ा जाए उसको रिवीजन में रखा जाए, उस चीज़ को पढ़ते रहा जाए, तो वो चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा जो सल्तनत काल, जिसको सल्तनत काल कहा जाता है। सल्तनत काल में हम लोग जो है कई सारे वंश आते हैं जिसको हम लोग याद कर सकते हैं। किसे? पहला गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ये 5 वंश आते हैं सल्तनत काल के अंतर्गत। तो इस सल्तनत काल को हम लोग पढ़ेंगे। और सल्तनत काल जब क्लियर होगा तो जो इब्राहिम लोदी है, अंतिम शासक लोदी वंश का, उस पर आक्रमण होता है बाबर द्वारा। बाबर आक्रमण करके मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद हम लोग मुगल वंश पढ़ेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये बात समझ लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा वंश, कौन सा? सल्तनत काल। इसको क्या बोलते हैं? सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंश आते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश। इन वंश को पढ़ा जाएगा। अब पढ़ के और रेगुलर वीडियो रहेंगे, इस चीज़ को देखा जाए, समझा जाए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग का गुलाम वंश के बारे में होगा। गुलाम वंश की हर चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।